ये लगाइए। कह रहा था ये तो बेहतरीन है। पता है हमारी गाड़ी क्यों नहीं चलती? इसलिए कि हम हर सौदा आसानी से खरीद लेते हैं। खरीद ले सौदा, खरीद ले सौदा, खरीद ले मंजन, खरीद ले सज्जन, खरीद ले बोतल बदल कर ढक्कन, खरीद ले चूरन, खरीद ले फौरन, खरीद ले अक्ल को बेच कर नकल, खरीद ले। हर बात पे इस तरह सर न हिलाओ। आला क्वालिटी की ओसाका बैटरी लगाओ और बेफिक्र गाड़ी चलाओ। हम न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं सफदर अली। बुलेटिन में हमारा साथ देंगी रबिया एहसन। पाकिस्तान और भारत हर गुजरते पल के साथ जंग से दूर हो रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं भारत में नरेंद्र मोदी के जंगी जुनून के खिलाफ आवाजें मजबूत हो रही हैं। सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, जर्मनी और अमेरिका समेत कई मुल्कों ने तनाव कम कराने में किरदार अदा किया। आज ये कहा जा सकता है कि आज से 4 दिन पहले हालात जितने ख़तरनाक थे या जिस किस्म के हम जंग के करीब थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बदल रहे हैं। हम हर गुज़रते वक्त के साथ हम जंग से दूर हो रहे हैं और ये भारत के अंदर भी अब एक सेन एलिमेंट जो है वो नरेंद्र मोदी की इस पॉलिसी को चैलेंज कर रहा है कि आप सिर्फ इंतखाबात के लिए लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे कैसे लगा सकते हैं। सो भारत के अंदर भी अब एक आवाज़ उठ रही है जो कि नरेंद्र मोदी के इस फलसफे जंगी के साथ। बालाकोट में एयर स्ट्राइक का सबूत किसी को चाहिए तो खुद वहां जाए। मोदी सरकार ने पहले दावे किए, अब बहाने बनाने लगी। ऑपोजिशन की तरफ से सबूत मांगने पर बीजेपी रहनुमा राजवर्धन राठौर ने अनोखी वजाहतें देना शुरू कर दी। कहा भारतीय एजेंसी से ज्यादा आलमी मीडिया को सच्चा जानते हैं तो खुद सबूत ढूंढ कर ले आए। दावों की भरमार लेकिन सबूत एक भी नहीं। मोदी सरकार ने अनोखी वजाहतें देना शुरू कर दी। कांग्रेस के रहनुमा कपिल सिब्बल ने इंटरनेशनल मीडिया के हवाले दिए तो बीजेपी रहनुमा राजवर्धन राठौर ने अनोखी मंतक पेश कर दी। कहा कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को अपनी एजेंसी से ज्यादा मानते हैं तो खुद बालाकोट जाकर सबूत ढूंढें। पाकिस्तान में 250 हलाकतों का झूठा दावा और फिर पाकिस्तान का F-16 हथियार गिराने का एक और झूठ। कांग्रेस के रहनुमा चिदम्बरम का कहना है कि हुकूमत अपोजिशन पर तनकीद की बजाय अपने मौक़िफ़ को दुनिया के सामने साबित करे, क्योंकि दुनिया भर में कोई उनकी मन घड़त कहानी पर यकीन नहीं कर रहा। भारतीय स्कॉलर अशोक सवेन ने ट्वीट में लिखा कि भारतीय पायलट की हिरासत पर शर्मिंदगी पर मोदी सरकार ने F-16 गिराने का झूठा दावा किया। नरेंद्र मोदी भी पहले ही अपने लोगों को आंखें बंद करके उनके झूठ पर यकीन करने का मशवरा दे चुके हैं। यहाँ तक कि भारतीय एयर चीफ के पास भी बातों के सिवा आवाम को देने के लिए कुछ नहीं है। भारत में जमहूरियत के कदम लड़खड़ाने लगे। भारतीय दानिश्वर प्रताप भानु मेहता ने मोदी सरकार को जमहूरियत के लिए खतरा करार दे दिया। कहते हैं मौजूदा हालात में बेहतरी की उम्मीद भी मुसलसल कम होती जा रही है। आइंदा हुकूमत में भी तवाज़ुन न हुआ तो जमहूरियत का वजूद बचाना मुमकिन नहीं रहेगा। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावे हवा हो गए। भारतीय दानिश्वर मोदी सरकार की कारस्तानियों के सम्राट गिनवाने लगे। प्रताप भानु मेहता कहते हैं भारत छोटी जहनियत और छोटी रूह वाले मुल्क की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। Indian democracy is not just in crisis, but there is a deep diminishing of hope at this juncture compared to 5 years ago or perhaps 10 years ago. प्रताप भानु मेहता कहते हैं कि मोदी सरकार के भारत में सोचने और सवाल पूछने की आजादी भी नहीं और ऐसा करने वालों को गद्दारी का तमगा मिलता है। The 2019 election is an election with very high stakes. Many would argue this is an election that is central to the survival of democracy, because if some balance of power is not restored in this democracy, प्रताप भानु ने सेकुलर भारत का पर्दा भी चाक कर दिया। बोले भारत में इक्तिदार की ताकत के लिए मजहब का इस्तेमाल हो रहा है। उधर भारत के जंगी जुनून में कमी न आई। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला जारी है। रावलाकोट में भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हो गया। मकामी इंतजामिया के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। रावलाकोट में भारतीय फौज की टारगेटेड फायरिंग में दराए शेर खान के रिहायशी को सर में गोली लगी। जख्मी शहरी को तशवीशनाक हालत में रावलपिंडी रेफर कर दिया गया है।
कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटे करण सिंह ने वाजे कर दिया कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, न कभी हिस्सा रहा है। भारतीय पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए करण सिंह ने कहा कि इसका सबूत भारत के आईन का आर्टिकल 370 है। इसके मुताबिक कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और इसे खुसूसी दर्जा दिया गया है। कश्मीर के इल्हाक के मुआहदे में भी भारत को सिर्फ दिफा, मवासलात और खारजा ताल्लुकात का इख्तियार दिया गया था, बाकी तमाम उमूर रियासत की जिम्मेदारी थे। My father acceded for 3 subjects: defense, communications and foreign affairs. He signed the same instrument of accession that all the other princely states signed, but all the other states subsequently merged. Jammu and Kashmir did not merge. Jammu and Kashmir's relationship with the rest of India is guided by Article 370 and the state constitution that I signed into law. So, yes, it's an integral part of India, but we must realize that from the very beginning, Jammu and Kashmir, rightly or wrongly, I'm not going into the politics, whether it should have been done or not, that is a different debate for historians. But the factual position is that Jammu and Kashmir has been given. मकबूसा वादी में भारतीय फौज के मजालिम में कमी ना आ सकी। जिला पुलवामा में मजीद 2 कश्मीरी काबिज फौज की गोलियों का निशाना बन गए। बेगुनाह कश्मीरियों को नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन की आड़ में तराल के इलाके में शहीद किया गया। काबिज इंतजामिया ने इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर रखी है। भारतीय फौज का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के आर्टिकल 35A खत्म करने की भारतीय कोशिश के खिलाफ वादी में हड़ताल की जा रही है, जिसके बायस मकबूजा कश्मीर में दुकानें और कारोबारी मराकज बंद हैं। भारत को हर महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों पर मुंह की खानी पड़ रही है। वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी ने भी भारत को इसका असल चेहरा दिखा दिया। तमाम ममालिक की रेसलिंग फेडरेशंस को भारत से रवाबित मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी ने तमाम ममालिक की रेसलिंग फेडरेशन को भारत से राब्ता मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया है। वर्ल्ड रेसलिंग बॉडी ने यह फैसला इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के फैसले की रोशनी में किया। भारत ने पहले शूटिंग चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजा जारी नहीं किया था, जिस पर वर्ल्ड शूटिंग फेडरेशन ने भारत से इवेंट की मेजबानी वापस ले ली थी और इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल से भी भारत के खिलाफ एक्शन लेने की सिफारिश की। इसके बावजूद भी भारत अपनी हठधर्मियों से बाज न आया और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के लिए भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों को वीजे जारी न किए, जिस पर एक्शन लेते हुए इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल ने मुस्तकबिल के तमाम इवेंट्स की मेजबानी भारत से वापस ले ली थी। पाक भारत कशीदगी के पेश नजर मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट की फिजाई हुदूद बंद रखने की तारीख में 1 दिन की तौसी कर दी गई। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक तीनों एयरपोर्ट से फजाई ऑपरेशन 6 मार्च दिन 1 बजे तक मुअत्तल रहेगा। इससे पहले 4 और 5 मार्च को फजाई ऑपरेशन बंद करने के बाद नोटिस जारी किए गए थे। इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा और कराची का फजाई ऑपरेशन बहाल रहेगा। मोदी सरकार की इलेक्शन से पहले एक और हार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से तरजीही तिजारती रियायत खत्म करने का फैसला कर लिया। ट्रंप ने फैसले पर अमल दरामद के लिए ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट को खत लिख दिया। जंग का महाज हो या तिजारत का मैदान, हार मोदी सरकार का मुकद्दर बन गई। पाकिस्तान के बाद अमेरिका ने भी भारत को बड़ा झटका दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिए गए जीएसपी का दर्जा खत्म करने के फैसले से कांग्रेस को आगाह कर दिया। खत में कहा गया है कि अमेरिका से तिजारती मफाद लेने के लिए भारत यकीन दहानियां कराने में नाकाम रहा, जबकि भारत अपनी मंडियों तक अमेरिका को रिसाई देने की यकीन दहानियां कराने में भी नाकाम रहा है। अमरीकी तिजारती नुमाइंदगान ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारत जीएसपी प्रोग्राम से बाहर निकल चुका है। तरजीही तिजारती सहूलत से $5.7 बिलियन की भारतीय बरामदात ड्यूटी फ्री थी। इलेक्शन जीतने के लिए मोदी सरकार नित नए पैंतरे बदलने लगी है, लेकिन हर जगह रुसवाई मुकद्दर बनती है। भारत की सरकारी फिजाई कंपनी में हर अनाउंसमेंट के बाद उनका कौमी नारा लगाने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया सारिफीन ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। मकबूजा कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तंज किया कि इलेक्शन ने हुब्बुल वतनी के जोश को आसमान पर पहुंचा दिया।
इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करेगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का हाल भी ऐसा ही हो गया है। पाकिस्तान दुश्मनी से काम नहीं चला तो अब भारतीयों में हुब्बुल वतनी बढ़ाने के तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। भारत की सरकारी फजाई कंपनी एयर इंडिया में अमले को पाबंद किया गया है कि हर ऐलान के बाद जय हिंद का नारा लगाया जाए। इस अनाउंसमेंट के बाद साबिक वजीर आला मकबूजा कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि आम इंतखाबात के करीब आते ही हुब्बुल वतनी के जोश ने आसमान को भी नहीं बख्शा। भारतीय मीडिया इसी पर आपे से बाहर हो गया और महबूबा मुफ्ती के खिलाफ नशरियात शुरू करा दी। भारतीय डीजे अशोन मिश्रा ने तंज किया कि भारतीय कप्तान अब ऐलान करेगा कि तियारा तूफान से गुजर रहा है, जय हिंद। एक और सारिफ ने कहा कि अब जहाज में कहा जाएगा सर प्लीज बैठ जाएं, जय हिंद। मैडम बैठ जाएं, जय हिंद। तमाम मुसाफिर बैठ जाएं, जय हिंद। विफाकी वजीर इत्तलात ने भी फयाजुल हसन चौहान के बयान की मजम्मत कर दी है। फवाद चौधरी कहते हैं कौमी परचम के सफेद रंग में हिंदू बरादरी का भी हिस्सा है। पाकिस्तान में अकलियतों को मुकम्मल हुकूक हासिल है। मैं ये समझता हूँ कि जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने जो बात की है, जिसका उन्होंने बाद में माजरत भी की है और कहा है कि मेरी ये इंटेंशन नहीं थी, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। पाकिस्तान में जो हिंदू अकलियत है वो हमारे सफ़ेद परचम का हिस्सा है। अगर आप अपनी अकलियत का एहतराम नहीं करेंगे, आपको महज़्ज़ब मुल्क के तौर पे नहीं जाना जाएगा। सो इसमें कोई किसी को दो राय नहीं है, शुबा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में हिंदू हों, हमारे मसीही हों, हमारे दीगर अकलियतें हों, तमाम अकलियतों का एहतराम ज़रूरी है। वो बराबर के सिटीजन्स हैं, उनको हमने इंशाल्लाह मेन धारे में। और गई बात वापस आती नहीं। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान मुश्किल में पड़ गए। उन्हें हिंदू बरादरी के खिलाफ तकरीर करना महंगा पड़ गया। पार्टी क़यादत ने फयाज चौहान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया है। हिंदू बिरादरी के खिलाफ नफरत आमेज रिमार्क्स देने पर फयाजुल हसन चौहान हर तरफ से तनकीद की जद में आ गए। सोशल मीडिया पर सैक फयाज चौहान टॉप ट्रेंड बन गया। शीरी मजारी ने उनके रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए ट्वीट किया कि किसी को भी किसी के मजहब पर तनकीद करने का हक नहीं। वजीर खजाना असद उमर ने कहा पाकिस्तान का झंडा सफेद रंग के बगैर नामुकम्मल है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी फयाजुल हसन चौहान को निशाने पर रखा। कहा पीटीआई के वजीर को ये अंदाजा नहीं कि रंग व नस्ल की तफरीक के बगैर पाकिस्तान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का वतन है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने ट्वीट किया कि पाकिस्तान में रहने वाला हर फर्द सिर्फ पाकिस्तानी है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी नईमुल हक ने कहा कि तहरीक इंसाफ किसी सीनियर रुकन के ऐसे रिमार्क्स बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा फयाजुल हसन चौहान के खिलाफ नाजेबा रिमार्क्स पर सख्त कार्रवाई होगी। हर तरफ से तनकीद होने लगी तो फयाजुल हसन ने हिंदू बरादरी से माजरत कर ली। बोले हिंदू मजहब और हिंदू बरादरी कतई मेरा हदफ नहीं था, बल्कि मेरा मतलब नरेंद्र मोदी, भारतीय फौज और भारतीय मीडिया था। बोलने से पहले ना तोलने की आदत फयाजुल हसन चौहान के गले पड़ गई। हिंदू बरादरी से मुतालिक रिमार्क्स पर सूबाई वजीर के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी गई। अपोजिशन अरकान की शदीद तनकीद, ऐवान में दाखिले पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। हुकूमती नुमाइंदे माजरत करते नजर आए। अर्शद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। 10,000 बार फयाज साहब इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर चुके हैं। जब उनसे अपनी जुबान कंट्रोल नहीं हो रही तो इस्तीफा दे देना चाहिए। कभी फनकारों से मुतालिक गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज का इस्तेमाल तो कभी मीडिया से नामुनासिब रवैया। मुतादिद बार अपने बयानात पर माफी मांगने वाले फयाजुल हसन चौहान के अब हिंदू अकलियत बारे रिमार्क्स पर अरकान सूबाई असम्बली मैदान में आ गए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने PTI रहनुमा से इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद ऐवान में जमा करा दी। जब उनसे अपनी जुबान कंट्रोल नहीं हो रही तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग के रहनुमा सलमान रफीक ने हुकूमती रुकन को सोच समझकर बोलने का मशवरा दिया तो पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तजा ने सूबाई वजीर के मुहासरे का ऐलान किया। उनको रोज रोज माफी नहीं दी जा सकती। आज अगर फयाजुल हसन चौहान असेंबली में दाखिल हुए हाउस के अंदर तो इंशाअल्लाह ताला उनका मुआसरा करेंगे। सियासी तौर पर इंतहाई मैच्योर लोग हैं और अब जो उन्होंने हिंदू के हवाले से बात की, अगर पाकिस्तान में हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सारे मज़ाहिब मौजूद हैं तो किसी भी बात करने से पहले कम से कम ये सोचना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं हुकूमत पंजाब का स्पोक्समैन हूँ। वजीर कानून राजा बशारत बोले किसी को भी मुतनाज़े बयानात से गुरेज करना चाहिए। कोई उनके बयान से गलतफहमी पैदा हुई है तो हमें उसमें ये ज़रूर उसकी वजाहत करनी चाहिए हमें कि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के हकूक़ की पासदारी के लिए पे यकीन रखता है।
मुस्लिम लीग नून के रुकन ताहिर खलील सिंधु ने फयाजुल हसन चौहान के बयान पर ऐवान से वॉक आउट किया। पीटीआई के एमपीए चौधरी जहीरुद्दीन बोले, किसी की दिल आजारी हुई तो बतौर पार्टी वर्कर माफी मांगता हूँ। कैमरामैन उस्मान यासीन के साथ अरशद चौधरी, हम न्यूज लाहौर। और भारत ने खेल को भी इंतहा पसंदी की भीड़ चढ़ा दिया। बीजेपी ने क्रिकेट स्टेडियम से इमरान खान की तस्वीर हटाने का मुतालबा किया। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने साफ मना कर दिया। सौरव गंगोली ने ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में आवेजा इमरान खान की तस्वीर हटाने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने धमकी दी है कि अगर सौरव गंगोली उनकी बात नहीं मानते तो मामला बढ़ सकता है। ईडन गार्डन स्टेडियम में इमरान खान के साथ वसीम अकरम और रमीज राजा की तस्वीरें भी आवेजा हैं, लेकिन बीजेपी ने सिर्फ पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की ही तस्वीर हटाने का मुतालबा किया। मुंबई में भारतीय क्रिकेट क्लब समेत दीगर क्लब से भी इमरान खान की तस्वीर उतार दी गई हैं। पाकिस्तान के सरप्राइज पर भारत की बदहवासी बढ़ गई। भारतीय फजाइया अब क्वाड कॉप्टर्स को गिराने के लिए भी फाइटर जेट का इस्तेमाल करने लगी है। फजा से फजा में मार करने वाला मिसाइल इस्तेमाल किया गया। भारत का जंगी जुनून इसके सर पर सवार हो गया। फजाई हुदूद की खिलाफवर्जी पर पाकिस्तानी फजाइया ने भारत के 2 जंगी त्यारे क्या मार गिराए कि भारतीय फजाइया होश ही खो बैठी। बदहवासी का ये आलम कि इंडियन फजाइया अब छोटे ड्रोन का मुकाबला भी जेट त्यारों से करने लगी। भारतीय फजाइया गुज़श्ता रोज राजस्थान बॉर्डर पर क्वाड कॉप्टर की परवाज देखकर हवास बाख्ता हो गई। छोटा सा ड्रोन जो पत्थर मारने से भी गिर जाए, भारतीय जेट त्यारे ने उसे मिसाइल से निशाना बनाया। भारतीय मीडिया बगैर किसी तस्दीक के मार गिराए जाने वाले क्वाड कॉप्टर के पाकिस्तानी होने का ढंडोरा भी पीटता रहा। भारत ने उसका मलबा भी पाकिस्तान में गिरने का झूठा दावा किया। समझौता एक्सप्रेस के बाद पाकिस्तान से माल बरदार गाड़ी भी भारत रवाना हो गई। मालगाड़ी को पाक भारत कशीदगी के बाद जुमे को रोका गया था। माल बरदार गाड़ी मंगल और जुमे को भारत रवाना होती है, जो मंगल और जुमे के रोज दोपहर 2 बजे वापस लाहौर पहुंचती है। भारत जाने वाली मालगाड़ी 38 बोगियों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान से माल बरदार गाड़ी खाली रवाना की गई, जो भारत से सामान लेकर लाहौर पहुंचेगी। मालगाड़ी की रवानगी से कबल रेलवे पुलिस की जानिब से सख्त चेकिंग की गई। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि पाकिस्तान कई बार भारत से सबूत मांग चुका है। ठोस सबूतों के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, इल्जामों के साथ नहीं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद खान ने पाक भारत कशीदगी दूर करने के लिए मुज़ाकरात को मौका देने का ऐलान किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में पाक भारत कशीदगी खिते के मफाद में नहीं, कश्मीर का मसला हल किए बगैर बरसगीर में देरपा अमन मुमकिन नहीं। The issue of Kashmir has been there for 70 years and has to be addressed in its own right and on its own merits, because it will remain an issue that will lead to repeated tensions between India and Pakistan. मलिहा लोधी ने खबरदार किया कि भारत के साथ तनाव से अफगानिस्तान में अमन के लिए कोशिशों पर असरात पड़ सकते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन की बहाली देखना चाहता है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खान ने इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब करते हुए कहा कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात को एक मौका देना चाहते हैं। उन्होंने बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर नोटिस लेने की भी बात की। उन्होंने कहा कि भारतीय रवैये से जनूबी एशिया के अमन को खतरा लाहक हो गया है। असद मजीद खान ने आलमी बरादरी की तवज्जो मसला कश्मीर की जानिब दिलवाते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है इस देरीना मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के जरिए हल किया जाए। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को अपने ही मुल्क की होश नहीं। दुनिया के 30 सबसे ज्यादा आलूदगी से मुतासिर शहरों में भारत के 22 शहर शामिल हैं। भारत के सर पर जंगी जुनून सवार, लेकिन अपने घर को ठीक करने की होश नहीं। मोदी सरकार को इलेक्शन पाकिस्तान की नफरत का कार्ड खेलकर जीतना है, लेकिन अपने शहरों को आलूदगी से बचा कर नहीं। 2018 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी ने दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की रिपोर्ट पेश की है, जिसमें 30 में से 22 शहर भारत के हैं। पहले 10 नंबरों पर भी 7 शहर भारत के ही बराजमान हैं। गुरुग्राम दुनिया का सबसे आलूदा शहर है, जबकि गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है। भारत का दारुल हुकूमत दिल्ली भी दुनिया का 11वां आलूदा तरीन शहर है,
लिस्ट में पाकिस्तान के 2 शहर फैसलाबाद और लाहौर के नाम भी मौजूद हैं। चीन ने अपने दिफाई बजट में 7.5% इजाफे का ऐलान कर दिया है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस के सालाना इजलास में बताया गया है कि इस साल बजट की मालियत 1.2 ट्रिलियन युआन होगी, जो तकरीबन 178 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर बनती है। रकूम जंगी तैयारों और त्यारा बरदार बहरी बेड़ों के हुसूल और दीगर हथियारों की खरीदारी पर खर्च की जाएगी। 2018 में बीजिंग हुकूमत ने दिफाई बजट में 8.1% इजाफा करके ये रकूम 1.1 ट्रिलियन युआन कर दी थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए नई वीजा पॉलिसी मुतारिफ करा दी। पाकिस्तानी वीजे की मुद्दत 5 साल से कम करके 3 माह कर दी गई है। अमेरिकी सफारत खाने के मुताबिक सरकारी हुकाम को वीजा काम की मुद्दत को मद्देनजर रखकर जारी किया जाएगा। तर्जुमान अमेरिकी सफारत खाने ने बताया कि अमेरिका ने वीजा पॉलिसी और फीस में तब्दीली पाकिस्तान के इकदाम की वजह से की है। पाकिस्तान पहले ही अमेरिकी शहरियों के लिए वीजा मुद्दत में कमी कर चुका है। जराए का कहना है कि अमेरिकी वीजे की फीस भी $160 से बढ़ाकर $192 कर दी गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी की कोशिशें रंग ले आईं। इराक में फंसे 28 ड्राइवरों को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया। पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर की इराक में फंसने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो जुल्फी बुखारी ने उसका नोटिस लिया और बगदाद में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी को ड्राइवर का मसला हल करने की हिदायत की थी। ड्राइवर्स को बगदाद भिजवाने वाले प्रोमोटर ने उन्हें सारी रकम वापस करने की यकीन दहानी कराई। प्रोमोटर ने ड्राइवर को पहली कीमत भी अदा कर दी है। यहां पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अदालती अहकामात की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाज डैम की फौरी तामीर का हुक्म दे दिया। अदालत ने विफाक और हुकूमत सिंध को फौरी फंड्स फराहम करने की हिदायत कर दी। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि सिंध हुकूमत की काम करने की नीयत ही नहीं, अवामी मफाद के काम एक दूसरे पर डाल दिए जाते हैं। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने नई गाज डैम की तामीर से मुतल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नई गाज डैम की तामीर का मामला 30 साल से चल रहा है। हर साल पैसा मुख्तस होता है जो जाया कर दिया जाता है। तामीर में ताखीर पर वफाक और सिंध हुकूमत पर बरहमी का भी इजहार। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत को शायद 2010 का सैलाब भूल चुका है। दौरान सैलाब पानी का सारा बहाव नई गाज के मुकाम पर ही था। बारिशों का सारा पानी समुद्र में गिरकर जाया हो जाएगा। सूबाई हुकूमत की काम करने की नीयत ही नहीं। जस्टिस गुलजार अहमद ने इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत को आखिर मसला क्या है। अवामी मुफाद के काम एक दूसरे के कंधे पर डाल दिए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि वफाकी हुकूमत अपने हिस्से के फंड देने पर आमादा है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने ताहाल फंड देने पर जवाब नहीं दिया। अदालत ने डैम की फौरी तामीर का हुक्म देते हुए वापडा को फंड फराहम करने की हिदायत कर दी। प्लानिंग डिवीजन और सेक्रेटरी आबपाशी सिंध से फंड्स की फराहमी पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि अदालती फैसले पर वजारत कानून से राय मांगने पर काबीना डिवीजन से भी जवाब मांग लिया गया। केस की समाअत 1 माह बाद दोबारा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वालिदैन को तौहीन आमेज खत लिखने वाले 2 प्राइवेट स्कूल्स की इंतजामिया से दोबारा जवाब तलब कर लिया। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए, स्कूल के सीईओ का हुलिया शरीफ आदमियों वाला नहीं। स्कूल और हेड स्टार्ट स्कूल की जानिब से वालिदैन को तौहीन आमेज खतूत लिखने का मामला उठाया गया। जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। एक और स्कूल के मालिक अदालत में पेश हुए। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि स्कूलों के नाम इतने मुश्किल हैं कि जबान पर आते ही नहीं। हेड स्टार्ट का खत तो देख लिया, एकॉल का खत कहां है। एकॉल स्कूल ने अदालती फैसले को इंतहाई गैर मुनसिफाना लिखा। वकील एकॉल के अदालत से माफी मांगना पंजाब में प्राइवेट स्कूलों की जानिब से भारी फीसों की वसूली के खिलाफ गूंज ऐवानों तक पहुंच गई। हुकूमती और अपोजिशन अरकान पेज पर नजर आए। अर्शद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। प्राइवेट स्कूलों में तालीम के नाम पर भारी फीसों की वसूली का मामला ऐवानों तक पहुंच चुका है। इस बारे में अरकान असम्बली की क्या राय है और वो क्या हिकमत अमली अपनाना चाहते हैं, आइए जानते हैं।
20,000 से ऊपर जिन स्कूलों की फ़ीस है उन पर ज़रूर हाथ डलना चाहिए। माँ बाप बहुत मजबूर हो गए। जहाँ कोई दिल करता है 2 कमरे का मकान लेके स्कूल खोल देता है। स्कूल की एक रिक्वायरमेंट होती है, कोई ग्राउंड होते हैं, कोई प्ले ग्राउंड होते हैं, कोई तरीकाकार होता है। हुकूमत जो कर सकती है मेरे ख्याल में वो ये कर सकती है कि गवर्नमेंट स्कूलों को इतना अच्छा कर दे कि हम जो पेरेंट्स मजबूर हैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में डाल दें। कोई भी ऐसा शख्स या फैमिली जिसने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से निकाल के स्कूलों में डाला हो, आप काइंडली अपने इनके किसी वजीर साहब को लेके, जो इनके एजुकेशन के वजीर हैं, उनको लेके किसी स्कूल में घुसे, लड़के से दूसरी लाइन अंग्रेजी या किसी बच्चे से दूसरी लाइन अंग्रेजी तो समझ लें। तालीम के नाम पर भारी फीसें वसूल करने वाले स्कूलों के खिलाफ अरकान असम्बली ने कार्रवाई का मुतालबा किया है। वालिदैन की तरह अरकान असम्बली ने भी बच्चों की ज्यादा फीसों पर तशवीश का इजहार किया है। कैमरामैन उस्मान यासीन के साथ अर्शद चौधरी, हम न्यूज़, लाहौर। पेशावर में 8,000 गैरकानूनी रिक्शे बंद कर दिए गए। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहर में चलने वाले 1 लाख रिक्शों में से 75,000 गैरकानूनी हैं। बात करते हैं शहाब आवान से। शहाब, क्या कार्रवाई से पहले कोई ऐलान किया गया था? देखिए जी बिल्कुल, आज ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें बताया गया है कि पूरे शहर में जो है वो 1 लाख रक्षों से जो है वो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की गई है, जिसमें 75,000 रक्षे जो है वो गैर कानूनी है। इससे पहले पेशावर सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक मुहिम भी चलाई थी कि जितने भी गैर रजिस्टर्ड रक्षे हैं उनको जो है वो रजिस्टर किया जाए ताकि ट्रैफिक जो है उसमें बहाली आ सके, क्योंकि एक तरफ तो पेशावर में BRT का काम जारी है, इसी वजह से ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल पैदा होती है। तो इसीलिए आज जो ट्रैफिक पुलिस ने 8,000 गैर कानूनी रक्षे जो है वो बंद कर दिए। जी शुक्रिया शहाब आवान अपडेट करने के लिए। विफाकी वज़रा और इदारे होशियार हो जाएं। वजीर आजम के हुक्म पर इंटेलिजेंस ब्यूरो वज़रा और वफाकी इदारों पर नजर रखे हुए है। इदारों में करप्शन की रिपोर्ट्स भी वजीर आजम को भिजवाई जाएंगी। माजी में इंटेलिजेंस ब्यूरो सिर्फ विफाकी इदारों की कारकर्दगी से मुतालिक सोर्स रिपोर्ट बनाती थी, जिसे सिर्फ एजेंसी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता था। जराये के मुताबिक IB से इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन वापस लेने की इत्तलात में सदाकत नहीं है। एजेंसी मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। LNG केस में नैब रावलपिंडी ने साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को 7 और वजीर रेलवे शेख रशीद को 15 मार्च को तलब कर लिया। नैब ने वजीर रेलवे को बतौर शिकायत कुनिंदा और शाहिद खाकान अब्बासी को अदालत में जवाब जमा न करने पर दोबारा तलब किया है। LNG केस की तहकीकात के लिए नैब रावलपिंडी ने वजीर रेलवे शेख रशीद को तलबी का दूसरा नोटिस जारी किया है। वजीर रेलवे को तमाम सबूत हमराह लाने की हिदायत की गई है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब जमा कराने के लिए 28 फरवरी तक की मोहलत दी थी, लेकिन उन्होंने मुकर्ररा मुद्दत में जवाब जमा नहीं कराया। साबिक वजीर आजम को लिखे गए जवाब के हमराह पेश होने की हिदायत की गई है। वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं PTV के अखराजात ज्यादा और आमदन कम है। अरशद खान ने चेयरमैन और MD बनने के लिए काफी लॉबिंग की थी। अरशद खान ने यह तो बताया कि 2 मरतबा PTV में रहे, मगर यह नहीं बताया कि दोनों मरतबा क्यों निकाले गए। बोले नाअहल लोग लॉबिंग करके सरकारी इदारों में आते हैं, जिसके बायस इदारे तबाह होते हैं। PTV का बिजनेस प्लान मांगा तो कहा गया कि वजीर आजम हाउस को देंगे। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 11 मुल्जिमों की अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तौसी कर दी। आसिफ अली जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली गई। चेयरमैन नैब की जानिब से केस की नैब कोर्ट इस्लामाबाद मुंतकिली की दरखास्त दायर कर दी गई। साजिद अवान रिपोर्ट करेंगे। बैंकिंग कोर्ट कराची में मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई तो फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई, दीगर मुल्जिमान पेश हुए। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से उनके वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पेश की। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि कौमी असेंबली इजलास में शिरकत की वजह से पेश नहीं हो सकते। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने समाअत 11 मार्च तक मुलतवी करते हुए मुल्जिमों की अबूरी जमानत में भी आइंदा समाअत तक तौसी कर दी। मुल्जिमों की वकीला ने कहा
कि नैब से केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त की नकूल नहीं मिली। अदालत ने हुक्म दिया कि जो मुल्जिम अदालत में हैं, उन्हें अभी नैब दरख्वास्त की नकूल फराहम की जाए। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि केस कराची का है तो कराची में ही सुना जाएगा। हम जितने ऑब्जेक्शंस फाइल करेंगे, ये जो दरखास्त है, क्योंकि हमारा क्या कहते हैं मुद्दा ये है कि ये केस इधर से ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये केस इधर ही चला है। मनी लॉन्ड्रिंग केस की कराची से इस्लामाबाद मुंतकली के लिए नैब चेयरमैन की जानिब से बैंकिंग कोर्ट में दरख्वास्त पेश कर दी गई। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केस को FIA से नैब मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। तमाम दस्तावेजात और शवाहिद फौरी तौर पर नैब के हवाले किए जाएं। JIT ने जाली अकाउंट से मुताल्लिक शवाहिद इकट्ठे किए हैं। टीम के अरकान नैब से माउनत करें। अदालत से सजा है कि केस नैब कोर्ट इस्लामाबाद मुंतकिल करने की इजाजत दी जाए। कैमरामैन आमिर जमील के साथ साजिद अमान, हम न्यूज कराची। अपोजिशन रहनुमाओं के बाद एक हुकूमती रुकन की भी जेल यात्रा। एहतसाब अदालत ने गिरफ्तार अब्दुल अलीम खान को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। साबिक सूबाई वजीर कहते हैं अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दानिश मुनीर की रिपोर्ट। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन बुखारी ने अलीम खान के खिलाफ आमदन से जायद असासों और ऑफशोर कंपनीज केस की समाअत की। नैब ने PTI रहनुमा को पेश किया। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अलीम खान ने दौरान तफ्तीश कंपनियों से मुतल्लिक जवाब नहीं दिया और मुल्जिम के CFO इमरान अनवर ताहाल शामिल तफ्तीश नहीं हुए। जिस्मानी रिमांड में तौसी की जाए। अब्दुल अलीम खान के वकील ने मुखालफत करते हुए कहा कि 28 दिन हो चुके, मजीद जिस्मानी रिमांड गैर जरूरी है। अलीम खान जिंदाबाद, अलीम खान जिंदाबाद। अदालत ने नैब की इस्तदाम मुस्तरद करते हुए अलीम खान को 14 रोज जुडिशियल रिमांड पर कोट लखपत जेल भिजवा दिया और 18 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म सुनाया है। पेशी के मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक सूबाई वजीर ने नैब से मुताल्लिक तबसरा करने से इनकार कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ से इजहार यकजहती के लिए पार्टी कारकुन भी अदालत पहुँचे, जिन्होंने अलीम खान के हक में नारेबाजी की। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ दानिश मुनीर, हम न्यूज, लाहौर। और अब बात पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 4 की। कराची में PSL 4 की तैयारियां उरूज पर हैं। सिक्योरिटी हुकाम ने भी नेशनल स्टेडियम का दौरा किया। उन्हें शायकीन क्रिकेट के लिए इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। आसिम भट्टी रिपोर्ट करेंगे। नेशनल स्टेडियम कराची में फाइनल समेत 8 मैच खेले जाएंगे। एडिशनल IG कराची डॉक्टर अमीर शेख ने दौरे के बाद कहा कि कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। मैचेस के दौरान 13,000 पुलिस अफसर और एहलकार ड्यूटी अंजाम देंगे। लेडीज़ पुलिस भी 700-800 के करीब होंगी। 200-250 के करीब कमांडोज होंगे जो ड्यूटी देंगे मुख्तलिफ में। इसमें हमने हर हवाले से रूट को, होटल्स पे जहाँ हमारे मेहमान रहेंगे, खिलाड़ी या दीगर स्टाफ, या स्टेडियम को हमने सिक्योर करने के लिए भरपूर रिहर्सल्स भी की हैं, तैयारी की है। सिक्योरिटी के 4 हिसार बनाए जाएंगे। होटल और तमाम रूट्स पर स्पेशल ब्रांच के एहलकार भी तैनात होंगे। महकमा सेहत के इलेक्ट्रिक, फायर ब्रिगेड और इमदादी इदारे बाहमी राब्ते में रहेंगे। सिविल पार्चात में भी बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, जिसमें स्पेशल ब्रांच होगी स्टेडियम के आसपास, होटल के आसपास, शहर में मुख्तलिफ जगहों पे। कमांडर ब्रिगेडियर शफीकुर रहमान ने बताया कि रेंजर्स स्टेडियम के अंदर सिक्योरिटी संभालेगी। एयरपोर्ट से होटल और होटल से स्टेडियम के रूट्स पर भी रेंजर्स के 2000 एहलकार अफसर तैनात होंगे। मैं आप सब लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें और दौरान चेकिंग सिक्योरिटी पे मामूर जो जवान हैं, चाहे पुलिस के हैं चाहे रेंजर्स के हैं, उनसे ताउन करें। सिक्योरिटी इदारों ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि अपने इर्द गिर्द मशकूक अफराद की इतला फौरी तौर पर पुलिस और रेंजर्स को दें। सिंध रेंजर्स और पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करें, जिससे पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन होगा। कैमरामैन इमरान अनवर के साथ आसिम भट्टी, हम न्यूज़, कराची। पाकिस्तानी अवाम PSL के सहर में मुब्तला है। कराची में होने वाले मैचों के लिए लोगों ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। कराची में एक फैमिली PSL के मैचों को खूब एंजॉय कर रही है। PSL 4 के फीवर में पूरा पाकिस्तान मुब्तला है।
कराची में एक फैमिली PSL के मैचों को खूब एंजॉय कर रही है, जिन्होंने कराची में होने वाले तमाम मैचों के टिकट्स भी खरीद लिए हैं। घर के फर्द साकिब का कहना है कि स्टेडियम जाने के लिए सारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब ये है कि स्टेडियम के जाने की तैयारियां हो रही हैं, टिकट ऑलरेडी बाय कर लिए हैं और बस स्टेडियम जाएंगे और PSL को पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। साकिब का मजीद कहना था कि मैचों के दौरान बच्चे तो सपोर्ट करते हैं, मगर बाज़ औक़ात घर की खवातीन खफा हो जाती हैं। घर की खवातीन का कहना है कि जब से PSL शुरू हुआ है हमारे काम रुक गए हैं। मैच के दौरान कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं होता। घर के मर्द बिल्कुल दरवाजा बंद करके जिस तरह बचपन में पढ़ते थे उस तरह वो PSL देख रहे होते हैं। शोर शराबे का एक माहौल होता है, घर में बस सब कॉन्सेंट्रेट मैच पे हो रहा होता है और किसी काम पे फोकस नहीं होता। घर के बच्चे PSL को बहुत एंजॉय कर रहे हैं और स्टेडियम जाने के लिए बेताब हैं। जी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत कोशिश करूँगी मैं जाऊँ। वो विकेट लेता है और उसके बाद वो ऐसे करते हैं। पूरी फैमिली कराची में होने वाले मैचेस पर खुश है और पेशावर ज़ालमी और कराची किंग्स का फाइनल देखने की उम्मीद रखती है। कैमरामैन मोहम्मद हुसैन के साथ साद महमूद, हम न्यूज़ कराची। कराची में PSL की आमद से नौजवान बहुत खुश हैं। कहते हैं कि दोस्तों के साथ मैचेस देखने स्टेडियम जाएंगे। बहुत एक्साइटमेंट है, कराची में मैचेस होंगे। स्पेशली लाहौर से शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन ये लाहौर वालों के लिए थोड़ी बैड लक भी है, लेकिन कराची वालों के लिए ज़्यादा अच्छा है। कराची में जो मैचेस हो रहे हैं बहुत खुशी की बात है। हम ये चाहते हैं कि फॉरेन प्लेयर्स आएँ कराची में। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कराची के मैचेस लेकर और अच्छी बात है लाहौर से कैंसिल होकर कराची में हो गए 8 मैचेस कराची में, तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। PSL की इंशाल्लाह स्टार्ट हो रही है। इंशाल्लाह कराची में जो स्टार्टिंग हो रही है, इंशाल्लाह मेरी फेवरेट टीम तो उसमें पेशावर ज़ल्मी है। इंशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी इस बार जीतेगी। हम लोग तो 5 मैचेस के ऊपर काफ़ी एक्साइटमेंट है। अभी तो 8 मैचेस हो रहे हैं। 8 मैचेस में इंशाल्लाह 1-2 मैचेस के पास टिकट ली हैं। इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करेंगे कि टिकट लें। ग्लोबल ज़ल्मी लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस्लामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ज़ल्मी फाउंडेशन के दरमियान इवेंट कराने के लिए मुआहिदा तय पा गया है। 21 मार्च से इस्लामाबाद में ग्लोबल ज़ल्मी क्रिकेट लीग का इनेकाद किया जाएगा। इवेंट में दुनिया भर से ज़ल्मी क्लब्स शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में इवेंट कराने के लिए ज़ल्मी फाउंडेशन और इस्लामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दरमियान MOU पर भी दस्तखत किए गए। MOU पर मुनीर इस्लामाबाद, शेख अंसार अजीज और ज़ल्मी फाउंडेशन के डायरेक्टर खालिद आफरीदी ने दस्तखत किए। मुत्तहिदा अरब अमारात में PSL की रौनकों का आज आखिरी दिन है। अबू ज़हबी में आज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स आमने सामने आएंगे। दूसरा मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। कहलाएगा जो हार को जीत बनाए। तेरे सीने में वो दिल न कभी घबराए। अरब अमारात में PSL 4 के मैचेस का सिलसिला आज खत्म हो जाएगा। UAE में मेगा इवेंट के आखिरी रोज भी 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शेड्यूल है। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4:30 पर मद्दे मुकाबिल होंगी। मेगा इवेंट की पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी दूसरे और लाहौर कलंदर्स 5वें नंबर पर है। PSL का दूसरा मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे ग्राउंड में उतरेंगी। पॉइंट्स टेबल पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की पहली और इस्लामाबाद यूनाइटेड की तीसरी पोजीशन है। पाकिस्तान में फुटबॉल को परवान चढ़ाने के लिए मारूफ फ्रेंच फुटबॉलर निकोलस एनेलिका इस्लामाबाद पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर निकोलस का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान में फुटबॉल के खेल को परवान चढ़ाने के लिए मारूफ फ्रेंच फुटबॉलर निकोलस एनेलिका इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में निकोलस का कहना था कि मेरी शिरकत से पाकिस्तान में फुटबॉल को फरोग देने में मदद मिलेगी। इस्लाम कबूल करने के बाद मेरा पाकिस्तान के साथ खास ताल्लुक है। यकीन है कि लाहौर और कराची में मेरा टूर अपनी नौयत का अहम दौरा साबित होगा। सिंध हाईकोर्ट की बात करें तो सिंध हाईकोर्ट ने सिंध में गन्ने की कीमतों का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे दिया है। सूबाई हुकूमत को नई कीमत मुकर्रर करके 15 रोज में नया नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया गया। बात करते हैं गयासुद्दीन से। गयास, पहले हुकूमत की जानिब से गन्ने की फी मन कीमत कितनी मुकर्रर की गई थी? सलमा 182 रुपए फी मन गन्ने की कीमत का सरकारी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो कि सीनियर जज हैं सिंध हाई कोर्ट के, इनकी डिवीजन बेंच में इस पर समाअत करते हुए
उस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे दिया है और साथ ही हुक्म दिया है कि 15 रोज में कम कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। कृष्णगंज जो 2018-19 है उसके लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत की गई है और वज़ीर आला सिंध को हिदायत की है कि 15 रोज में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अगर नोटिफिकेशन इसका जारी नहीं किया जाता तो तौहीन अदालत की कार्रवाई वज़ीर आला सिंध के साथ की जा सकती है। शुक्रिया गयासुद्दीन। कराची लिटरेचर फेस्टिवल में सिंध की मईशत पर किताब की रोनुमाई भी हुई है। मुसन्निफीन का कहना था कि किताब में सिंध को दरपेश इक्तिसादी मसाइल की निशानदही और हल तजवीज़ किए गए हैं। कराची अदबी मेले में सिंध की मईशत पर किताब दी इकोनॉमी ऑफ मॉडर्न सिंध की भी नुमाइश हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह थे। किताब के मुसन्निफ डॉक्टर इशरत हुसैन का कहना था कि किताब में सिंध को दरपेश इक्तिसादी मसाइल की निशानदही की गई है। ये हमारी एक कोशिश है कि हमारी एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी जो हमारी एंडाउमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उसकी लोगों को बताएं। शरीक मुसन्निफीन ने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई मईशतों की अहमियत बढ़ गई है। किताब में सिंध के बुनियादी मसाइल की निशानदही और उनका हल तजवीज़ किया गया है। So this book suggests some harmonization that how the center and the province can become more harmonized in terms of their fiscal relation. शुरू से सिंध की इकोनॉमिक हिस्ट्री ब्रिटिश पीरियड से लेके फिर उस पर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक फाइनेंस, एनर्जी, हर किस्म की चीज हमने कम किया। किताब में सूबाई गवर्नेंस, सूबे और विफाक के बाहिमी मामलात और दीगर उमूर का अहाता किया गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रिदा जाकिर के साथ सिफ्ते हसन, हम न्यूज, कराची। इस वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए हम न्यूज।